स्वागत है आपका वैदिक साइंस पीसीएस चैनल में। और अभी हम लूसेंट से आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे, जो कि नवीनतम एडिशन है। और अभी हम आधुनिक भारत के इतिहास में पेज नंबर 49 पे हैं और 44वां टॉपिक, जो कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है, इसको कवर करने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। यानी कि शासन एक होता है शासन और दूसरा होता है वसूलना, राजस्व वसूलना। ये दोनों अलग अलग चीज हो गया, इसी को ये द्वैध शासन कहते हैं। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 ईस्वी में हुई, के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। यानी कि क्लाइव को क्या चाहिए था कि उसको पूरे बंगाल के लिए उसको चाहिए था दीवान, तो मेन दीवान और 2 उप दीवान बना दिया, एक बिहार के लिए एक बंगाल के लिए था मोहम्मद रजा खान था और बिहार के लिए राजा सिताब राय था। अन्य गवर्नर बरेलास्ट थे, ये 1767 से 69 ईस्वी तक, और कार्टियर 1769 से 1772 ईस्वी, और वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 ईस्वी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जो 1774 से 1785 ईस्वी हुआ। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थीं। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत का एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इजारेदारी प्रथा
पहले मुगल शासकों ने भी लगाया है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी मुख्य दो विशेषताएं थीं। पहला, इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, और दूसरा, इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। इस प्रकार के वसूल करने से लगान जो मजदूर वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ा। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1756 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नोट: 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जो कि प्रथम था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलाबाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नोट: 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तेदार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अब पढ़ते हैं सर जॉन मैकफर्सन के बारे में, जो 1785 से 1786 ईस्वी तक रहे। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये अस्थाई नहीं थे, ये अस्थाई थे, इसीलिए थोड़े ही समय में चले गए। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए।
यानी आपसे पूछा जाए, जैसे कि आजकल जो है आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर्स बनते हैं उनके अधिकार को कम किया जा रहा है, तो सबसे अधिक अधिकार किसके समय दिया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, यानी कि विकेंद्रीकरण। जैसे कि अगर पंचायती राज का बात किया जाए, स्टेट इलेक्शन का बात किया जाए, तो यह सब जो है 1793 के प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का ही देन है। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था, और इसी कारण से जमींदार लोग जो मजदूर किसान होते थे उसके ऊपर खूब ज़्यादा ये प्रेशर बनाते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी थी। आइए रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई और 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं: सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। रैयतवाड़ी में भूमि का स्वामित्व तो किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। महालवाड़ी व्यवस्था। महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। भू राजस्व संग्रह करने की विधियां।
जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। क्षेत्रफल, पक्ष और योजनाकार। जैसे कि जमींदारी प्रथा 19% क्षेत्र पर थी, और इसके इसके जो जमींदार होते थे जो वसूल करता था, और इसके योजनाकार थे कार्नवालिस व जॉन शोर। और रैयतवाड़ी 51% क्षेत्र पर था, और ये डायरेक्ट किसान से लेते थे, सरकार डायरेक्ट किसान से लेता था लगान। और रीड और टॉमस मुनरो इसके योजनाकार थे। और महालवाड़ी व्यवस्था मात्र 30% पे था, इससे भी कम जमींदारी व्यवस्था जो बिहार बंगाल क्षेत्र में था। 30% था महालवाड़ी, और मुखिया या लंबरदार इसको वसूल करते थे, और होल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था। यह टेबल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 98, इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद जो कि 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 में, एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, उदयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा राज्य था, तो वो था हैदराबाद जो कि 1798 ईस्वी में किया था। नोट, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान दिया गया। इसी ने 1800 ईस्वी कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हलेबरी एवं एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, 1806 ईस्वी में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। जॉर्ज बार्लो का। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी, इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ, किसके समय? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। ये संगोली जो है यही अब सुगौली हो गया है। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू एवं करम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट का काश्तकारी अधिनियम, इसी को टेनेंसी एक्ट को ही काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, उसी को कहा जाता है। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 1826 ईस्वी लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानड्यूब की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ।
लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। नोट: बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर, नोट यह है कि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। नोट: भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स मेडकॉफ से आगे।